अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का 3rd एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फयाज। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। सुबह का मंजर काफ़ी दिलकश शहर में मालूम हो रहा था। कल की निस्बत आज मौसम में सख्ती न थी। सियाह गाड़ी में एक शख्स सड़क पर हवा की सी रफ्तार से गाड़ी को अंधाधुंध भगा रहा था। उस सड़क पर रश नाम की कोई चीज़ न थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ बस वहाँ से गुजरती और बस गुजर जाती। उसका रुख शायद अपने ऑफिस की जानिब था। भूरे 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स और कोई नहीं, फरहान शम्स खान था। उसकी नीली आंखें हमेशा की तरह सर्द और सपाट थीं। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, और वो ख्याल मरियम थी। वो अपने ही ख्याल में था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आई। शायद उसके पीछे कुछ लड़के थे जो उसे तंग कर रहे थे। वो उन लड़कों से अपना बचाव करती फुरकान की गाड़ी के सामने आई। फुरकान ने हर वक्त ब्रेक लगाई। उसे उस लड़की पर बेतहासा गुस्सा आया था जो यूं उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। एक तो पाकिस्तान में यही मसला है, वो बोलते हैं गैसो गजब की हालत में बाहर निकला अंधी हो के। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि 3 आदमी उस लड़की की तरफ बढ़े। चल, तुझे आज बचाने वाला कोई नहीं है, तुझे बचा कर रखने वाला वो बुढ़ा भी मर गया। वो शख्स उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला कि अचानक उस लड़की ने उसका हाथ झटकते हुए उसके मुंह पर तमाचा रसीद किया। ये तुम्हारी और तुम्हारे उस खबीस सरदार की गलतफहमी है, समझे। वो गुस्से से चीखी कि फरहान आगे बढ़ा। ओह, कौन हो तुम लोग और क्यों तंग कर रहे हो इस लड़की को। फरहान आगे बढ़ते बोला। उस लड़की ने फरहान की जानिब देखा और थोड़ा साइड पर हो गई। तुझसे मतलब, तू दूर रहे इस सब से। ये लड़की हमारे हवेली की वारिस को लेकर भागी है और उसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। एक आदमी फरहान की आंखों में देखते हुए बोला कि बेसाख्ता फरहान ने उस लड़की की जानिब देखा जिसकी सुनहरी आंखों में आंसू थे। उसने अतराफ से अपने दुपट्टे को पकड़ रखा था और सांस फूली हुई थी और वो नफी में सर हिला रही थी। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं किसी को लेकर नहीं भागी। वो बच्चा मेरा भाई है, ये लोग उसे मार देंगे, बहुत जालिम है ये लोग, प्लीज़ मेरे यकीन करें। वो लड़की उससे इल्तिजा करते हुए बोली। फरहान ने अस्वाद में सर हिलाया और उन आदमियों की तरफ बढ़ा। तुम लोग इस लड़की को लेकर जाओगे, हाँ? वो अपनी थोड़ी को मसलते हुए बोला और अचानक से एक खींचकर थप्पड़ एक आदमी के मुंह पर रसीद किया। अब मैं कहता हूँ, हाथ तो लगा कर दिखाओ इसे। फरहान पेट के बल झुकते हुए बोला। वो तीनों उसकी तरफ बढ़े कि कुछ ही देर में फरहान ने उनकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी। वो तीनों वही सड़क पर बैठकर कराने लगे। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है। हमारे सरदार जी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक आदमी कराते हुए बोला। मुझे जानने का शौक भी नहीं है, तेरा सरदार माई फुट। वो गर्दन को झटका देते हुए बोला और मुड़ते साथ ही उस लड़की का हाथ पकड़ते उसे पैसेंजर सीट पर बिठाते, दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते, सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट की। वो लड़की तो अश अश कर उठी थी। उसकी हिम्मत देखते जो बगैर उसकी इजाज़त के उसका हाथ पकड़ते उसे गाड़ी में बिठा चुका था। थोड़े से फासले पर पहुंचने के बाद वो लड़की बोली, बस यहाँ साइड पर उतार दें, आगे मैं खुद चली जाऊंगी, आपका शुक्रिया। वो लड़की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए बोली। फरहान ने एक आईब्रो रेस करते हुए उसे देखा। वाह भाई, मेरे सामने तो बड़ी शेरनी बन रही हो और उन भैंसों के सामने तो भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फरहान उसे दांत देते हुए बोला। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पैर नहीं पकड़े थे मेरी मदद करने के लिए। उतारे मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं किसी भी मर्द पर एतबार नहीं कर सकती। वो लड़की सपाट अंदाज में बोली। तुम्हें मैं शक्ल से आवारा गुंडा लगता हूँ, और वैसे भी दुनिया में कुछ मर्द अच्छे भी होते हैं, हर मर्द बेवफा नहीं होता। न जाने किस ख्याल के तहत उसने ये आखिरी जुमला बोला। पहली बात, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी मर्द पर एतबार नहीं किया है, न ही आगे एतबार करने का इरादा रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ही लड़का है और वो है मेरा भाई। अब गाड़ी रोके, मुझे देर हो रही है मिस्टर ओवर स्मार्ट। वो गर्दन हिला लाकर बोली। फुरकान तो उसे देखते ही रह गया। उसने एक साइड पर गाड़ी रोकी तो उस लड़की ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने लगी। फरहान ने एक ठंडी सांस खारिज की। मेरी नज़र में दुनिया का हर वो मर्द बेवफा है जिसकी 2 आंखें हैं। वो लड़की फरहान पर नज़र डालते हुए बोली। फरहान ने हैरत से उसे देखा। वालिद साहब दज्जाल हैं आपके? फरहान ने निहायत संजीदगी से आबरू उचकाते हुए उससे सवाल किया। उसका दिल क्या अपनी ही बात पर खुद हंसते। उस लड़की ने जोर से दरवाज़ा मारने के से अंदाज में बंद किया और बोली, मरो तुम कहीं जाकर, और आगे बढ़ गई। उसके जाते ही फरहान हंस दिया। उसके एक गाल पर एक खूबसूरत सा गड्ढा नमूदार हुआ था। उसने अपना गाल मसला और गाड़ी स्टार्ट की।
चूँकि उसने अब अपना छोटा सा बिजनेस जो वो तुर्की में रहकर चला रहा था अब पाकिस्तान में ही शिफ्ट कर लिया था, तो उसे आज ऑफिस जल्दी पहुंचना था। ऑफिस के लिए उसे कुछ न्यू स्टाफ को हायर करना था जिसके लिए उसे इंटरव्यू लेने थे। उसने गाड़ी ऑफिस की जानिब बढ़ाई। सूरज की किरणें चारों जानिब फैलते अपना असर और रसूख बिखेरते मरियम के कमरे में चुपके से दाखिल होने की कोशिश करते, मगर खिड़की पर गहरे और भारी पर्दों की मौजूदगी में नाकाम होते वापस मुड़ आती। सुबह 9 बज रहे थे, मगर शायद मरियम का अब तक उठने का कोई इरादा ना था। कमरे में नीम अंधेरा फैला था और एक अजब सा सकूत छाया हुआ था, मगर मरियम के चेहरे पर अस्तराब की परछाइयाँ नुमाया थी। वो नींद में कसमास आ रही थी, माथे पर शिकने नमूदार हुई और वो नफीमा सर हिलाते हुए दाएं बाएं सर को जंबिश देने लगी। अचानक नींद का खुमार टूटा और वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। उसकी आंखें सूख थीं, चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ थीं, सांस फूलती बार बार गले में अटक रही थी। उसने बेसाख्ता अपने सियाह बालों पर हाथ फेरा जो कमर से काफ़ी नीचे आते थे। नहीं 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 नहीं, मेरे बाल नहीं। वह दीवानावार अपने बालों को छूकर देख रही थी। अपनी बेतरतीब सांसों की परवाह किए बगैर वो बिस्तर से उठती जल्दी से आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपने बालों को देखा और एक ठंडी सांस खींची, मगर वो सांस उसके गले में कहीं अटक गई। वह जल्दी से साइड टेबल की जानी बढ़ी और दराज से इनहेलर निकालते मुंह के साथ लगाते पंप किया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और फिर उसका सांस बहाल हुआ। वो धीरे धीरे बेड पर बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। तो क्या वो ख्वाब था? हाँ, वो ख्वाब था। शुक्र है कि वो ख्वाब था। वो ख्वाब नहीं, माजी का अक्स था। जो भी था बहुत भयानक था। उसने अपने पसीने से तर चेहरे पर हाथ फेरा। एक साया उसके चेहरे पर लहराया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने में शिद्दत थी, जुनून था। रोते हुए 2 दफ़ा उसका सांस अटका और उसने अपने इनहेलर का इस्तेमाल करते सांस को बहाल किया। उसके रोने में कमी आई तो उसने जल्दी से गहरे गहरे सांस लेते खुद को नॉर्मल किया। उसका तनफ्फुस कुछ बहाल ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए। मरियम हाथों को बेड के दाएं बाएं रखते थोड़ा आगे को होते बोली। दरवाज़ा खोलते आयशा सुल्तान अंदर दाखिल हुई। खैरियत तो है? अभी तक सो रही थी? आयशा सुल्तान हाथ में नाश्ते की ट्रे लाई बोली। जी, बस वो रात को ज़रा देर से सोई थी तो बस। मरियम ने बोलते हुए नरमी से आंखें उठाकर उन्हें देखा। लग भी रहा है, आंखों तो देखो ज़रा कैसे सूजी हुई हैं। आयशा सुल्तान ने बोलते साथ ही नाश्ता टेबल पर रखा। अब मरियम क्या बताती कि आंखों की ये सूजन न सोने की वजह नहीं बल्कि कोई और ही वजह से है। तुम्हें पता है, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं मेरा दिल जैसे उदास होता जा रहा है। ये ख्याल बहुत बेचैन करता है कि तुम इस घर से रुखसत होकर चली जाओगी। आयशा सुल्तान मरियम के साथ बैठते हुए उदासी से बोली। तो रोक ले फिर। मरियम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। बस खैर से अपने घर की हो जाओ। हर बेटी को एक ना एक दिन तो रुखसत होना ही होता है। वो मरियम की पीठ पर हाथ रखते हुए बोली। तो बस सकता ही वो आयशा सुल्तान के गले लगते फूट फूट कर रो दी। उसको तो जैसे बहाना मिल गया था। अरे अरे, ये क्या, तुम तो रोने लग गई? ना मेरा बच्चा ना, तुम तो मेरी बहुत ही समझदार और बहादुर बेटी हो। यू रो मत मेरी जान। वो उसके गिर्द बाजू मजबूती से हाइल करते हुए उसे चुप कराने लगी। वो चुप होने की बजाय और शिद्दत से रोने लगी थी। आंखें तो उनकी भी नम हो चुकी थी, मगर उन्होंने अपने आंसुओं पर बंद बांधते हुए उसे चुप कराया और उसे बाथरूम जाने को बोला। वो बाथरूम से मुंह हाथ धोकर आई तो आयशा सुल्तान ने उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाया। उसके बाद वो कमरे से निकल गई और मरियम तैयार होने ड्रेसिंग रूम में चली गई। बलाज और हन्नान उस वक्त गाड़ी में मौजूद शादी की तैयारियों की किसी काम से जा रहे थे। घर में सबसे बड़े होने का यही तो नुकसान था कि बलाज बेचारा चीफ मिनिस्टर होते हुए भी काम कर रहा था, क्योंकि अब्बा हुजूर के बकौल जो काम इंसान खुद अपनी निगरानी में अच्छे से करता है वो काम कोई और नहीं कर सकता। हन्नान गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि बलाज उसके साथ पैसेंजर सीट पर बराजमान था। उनसे जरा फासले पर गार्ड्स की 2 गाड़ियाँ उनके पीछे पीछे आ रही थी। हन्नान अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था कि अचानक 2 लड़कियां गाड़ी के सामने आई। हन्नान ने बर वक्त ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोका। वो दोनों झटके से आगे को हुई। सामने खड़ी उन दोनों लड़कियों को तो जैसे कोई होश ही ना था। वो हनूस ढीठों की तरह वैसे ही खड़ी थी। हन्नान गुस्से से बाहर निकला और उन दोनों के सरों पर जा खड़ा हुआ। आपको कोई सेंस है? इस तरह से गाड़ी के सामने खड़ी हो गई है। हन्नान बामुश्किल अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हुए बोला। बला जल्दी से गाड़ी से निकला और उनके तरफ बढ़ा।
वो दोनों लड़कियां उसे यूं गुस्से से देखते डर कर जरा पीछे को हुई। देखें, हम तो रोड क्रॉस कर रहे थे, हमें आपकी गाड़ी नहीं दिखी, जमरत हिम्मत जमा करते बोली। बलाज ने जब उन दोनों की तरफ देखा तो उसे एक पल लगा था उनको पहचानने में। आप दोनों? बलाज हैरत से जमरत और अफनान की तरफ देखते हुए बोला। वो दोनों इस वक्त फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस दुपट्टे को सलीके से सर पर ओढ़े खौफ से उन्हें देख रही थी। अफनान की नज़र जब बलाज पर पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत मजीद जर्द हुई। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बलाज ने एक दफ़ा फिर सवाल किया तो हन्नान अब की बार बलाज की तरफ मुतवज्जह हुआ। तुम कैसे जानते हो इनको? हन्नान बोला। ये अफनान है और ये जमरत। पागल, उसने हन्नान को आंखें दिखाते हुए बोला, जबकि पागल लफ्ज़ उसने मुंह में ही बोला था। हन्नान ने सुनते ही आईब्रो उचकाई और गहरा सांस लिया। वो बलाज भाई, हम तो बस यहाँ बुक स्टोर तक आए थे। जमरत धीमे लहजे में बलाज से बोली। अकेली? हन्नान बोला तो जमरत ने हन्नान की जानिब देखा। नहीं, वो ड्राइवर छोड़कर गया है, हमें ज़रा देर लगनी थी तो हमने उन्हें भेज दिया। आपके मर्तबा अफनान बोली। तो हो गया होगा आपका काम, हन्नान उनके हाथ में मौजूद बैग्स देखकर बोला। तो दोनों ने अस्पात में सर हिलाया। चलें फिर आए, हम दोनों आपको ड्रॉप कर देते हैं। बलाज हाथ के इशारे से उन्हें गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला। नहीं, वो दरअसल ड्राइवर अंकल वहाँ खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जमरत ने नरमी से इनकार करते सड़क पर इशारा किया जहाँ वाकई में ड्राइवर उनका इंतज़ार कर रहा था, मगर मतवज्जा न था। उन दोनों ने सर अस्बात में हिलाया। बलाज ने हन्नान को इशारा किया तो हन्नान उन दोनों को हाथ से इशारा करते अपने आगे चलने को बोलता उनके पीछे हुआ। जमरत ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। हन्नान ने उन्हें सड़क क्रॉस करवाई और उन्हें गाड़ी तक छोड़ा। अफनान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी, जबकि जमरत के साइड का दरवाज़ा हन्नान ने बचाते खुद खोला। जमरत गाड़ी में बैठी तो उसने नरमी से दरवाज़ा बंद करते ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोला और कुछ ही देर में वो गाड़ी उसके सामने से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। हन्नान की नज़रों ने दूर तक उस गाड़ी का ताक़ुब किया था। पहली नज़र का टकराव था और दिल में मोहब्बत का एहसास जागा था। उसने सर झटका और सड़क दोबारा पार करते अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा, जहां अब ड्राइविंग सीट पर बलाज बैठा था। हन्नान खामोशी से पैसेंजर सीट पर आ बैठा तो बलाज ने गाड़ी स्टार्ट की। क्या हुआ, ड्राइविंग सीट पर क्यों आ गए? हन्नान बलाज से बोला। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बलाज संजीदगी से मगर शायद से बोला। क्या मतलब? हन्नान ना समझी से बोला। लगता है दिल पर काफ़ी गहरी चोट लगी है। बलाज उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। बड़ी ठीक ठाक किस्म की। हन्नान गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। तेरा भी हाल मुझसे मुख्तलिफ ना था वैसे। अब हन्नान की बारी थी। मेरा जख्म तो अब पुराना हो चुका है, मगर ताजगी अभी भी बरकरार है। बलाज सामने देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो हन्नान भी मुस्कुरा दिया और फिर दोनों बेसाख्ता ही हंस पड़े। फरहान 1.5 घंटा पहले ही ऑफिस पहुंचा था और कुछ ही देर पहले इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ था, मगर अब तक उसे कोई खास इम्प्रेशन नहीं मिला था। वो एक एम्प्लॉय को फ़ोन करके कहने ही वाला था कि और लोगों को इंटरव्यू के लिए ना भेजें कि उसी वक्त उसके कमरे में एक और लड़की इंटरव्यू के लिए दाखिल हुई, जिसे देखकर फरहान शॉक्ड हुआ। ये वही लड़की थी जिसकी सुबह फरहान ने मदद की थी। हाँ, वही एहसान फरामोश लड़की, बिल्कुल वही। उस लड़की की नज़र फरहान पर पड़ी तो उसने उल्टे कदम वापस लिए। रुके आप। फरहान की आवाज़ पर उसके कदम वहीं जम गए, मगर मुड़ी फिर भी नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं तो इंटरव्यू देकर जाएं, मिस। फरहान सुकून से कुर्सी की पुष्ट पर टेक लगाते बोला। उसको कैसे मज़ा आ रहा था ये मंजर देखते। वो लड़की कदम कदम चलते उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी। वो उस वक्त काले रंग की कमीज शलवार में मलबूस दुपट्टे को सर पर जमाए हुए थी। आपको ये जॉब क्यों चाहिए मिस? वो मिस कहते रुका। हीर आफंदी, वो लड़की बोली। नाइस नेम। फरहान अपनी थोड़ी को मसलते हुए बोला। तो मिस हीर आफंदी, आपको ये जॉब क्यों चाहिए? उसने फिर वही सवाल दागा। सर, एक्चुअली मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। वो डरते डरते बोली, जैसे कुछ गलत ना बोल दे। आपके ग्रेड्स देखे हैं मैंने, काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह से। फरहान बोला, जबकि उसने फाइल तक नहीं खोली थी। थैंक यू सर। वो गर्दन झुकाते बोली। कौन कौन है आपके घर में? एक और सवाल दागा गया। सर, मैं और मेरा भाई। क्या करता है आपका भाई? जलील व ख्वार करता है, ये उसने दिल में सोचा था। सर, वो 4 साल का है, उसका स्कूल में एडमिशन करवाया है तो बस वहीं जाता है। हीर ने नरमी से बोली। ओह नाइस, इंटरेस्टिंग, इतना छोटा भाई। फरहान बोला,
कुछ देर उनके बीच खामोशी हायल रही, जैसे फरहान की आवाज़ ने तोड़ा। तो फिर कब से ज्वाइन कर रही हैं आप हमें? फरहान के ये अल्फाज किसी के कानों में खुशी की रमक लिए गूंजे थे। हिरन ने बेयकीनी से फरहान की तरफ देखा और फिर जल्दी से बोली, जी जी जी, जब आप कहें। वो बोली तो फरहान ने अस्बात में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, रिसेप्शन से आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए और कल से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। बेशक, फरहान उसे समझाते हुए बोला। जी सर, थैंक यू सर। वो ये कहते साथ ही उठी और अपनी सीवी उठाते कमरे से बाहर निकल गई। फरहान की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। माहिन इस वक्त अपने दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठी थी कि अचानक से जिहान किसी जिन की तरह नमूदार होता उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा और उसकी प्लेट से चिप्स उठाकर खाने लगा। माहिन का ये देखकर मीटर 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। उसने उसके हाथ पर जोर से मारा था। मनहूस जलील आदमी, माहिन बोली। वेरी बैड लड़की, होने वाले शोहर को ऐसे नहीं कहते। जिहान उस तरस देते हुए बोला। उठो उठो यहाँ से पहली फुर्सत में। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली। और तुम दूसरी फुर्सत में मेरी बात सुनो। जिहान अब की बार संजीदगी से बोला। माहिन ने सीने पर हाथ बांधते उसे देखने लगी, जबकि उसकी दोस्त कब से उन दोनों के नोक-झोंक को एंजॉय कर रही थी। देखो, रिश्ता तो हो ही गया है हमारा, बहुत जल्द निकाह भी हो जाएगा और तुम मेरे हाथों से फौत भी हो जाओगे, समझे? दफा हो यहाँ से। माहिन चिढ़कर बोली। बी सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। जिहान उसे समझाते हुए बोला। और तुमसे दोस्ती करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? माहिन बोली। फ़ायदा ही फ़ायदा है, तुम्हारी पोजीशन यूनिवर्सिटी में स्ट्रांग होगी। देखो, 1 और 1 11 होते हैं, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। जिहान उसे उसके साथ रहने के फ़ायदे बताता हुआ बोला। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। माहिन आईब्रो उचकाते हुए बोली। बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? जिहान ने पूछा। निकाह के बाद तुम मुझे बाइक चलाना सिखाओगे? माहिन ने शर्त रखी। यह तो कोई मसला ही नहीं है। जिहान हाथ आगे करते हुए बोला, जिसे माहिन ने थामा। उन दोनों ने शेक हैंड किया और दोस्ती कर ली। अल्लाह ही खैर करे अब यूनिवर्सिटी पर। जरनूर उन दोनों की दोस्ती की तरफ इशारा करते हुए बोली। शाम ढली और सूरज अरूज से जवाल का सफर तय करता चांद को अरूज बख्शता कहीं गुम हो चुका था। चांद पूरी आबताब से आसमान पर अंधेरा किए सुकून से तन्हा चमचम करते चमक रहा था। आसपास उसके साथ ही चंद सितारे चमक रहे थे, मगर उनको देखे कौन? ये दुनिया सिर्फ लो देती चमक की तरफ माइल होती है, मगर कौन जाने हर चमकदार शय सोना नहीं होती। मगर कौन समझे? हाँ, कौन? बश्र। क्या मजाक है? हाँ बिल्कुल। ये मंजर था सुल्तान हवेली का, जहाँ लॉन्ज में सुल्तान हवेली और कराबे मेंशन के तमाम मकीन मौजूद आमने सामने बैठे थे। माँ सिवा माहिन और जमरत के अब्बा हुजूर ने दादाजी को फ़ोन करते खुद शादी की तारीख तय करने के लिए उन्हें मदऊ किया था। वो चाहते थे कि शादी से चंद दिन पहले निकाह की रस्म अदा कर दी जाए, ताकि कोई तनकी पेश न आए। बारान बार बार आंखों के गुस्सेले इशारों से मरियम को मुतवज्जा करने में लगा था कि वो इनकार करे, मगर मरियम सुकून से उसे इग्नोर करते हुए उसे सुलगा रही थी। शातिर औरत, ये बारान ने दिल ही दिल में कहा था। सब लोग बारी बारी एक दूसरे का मुंह तक रहे थे, साथ साथ चाय और लवाजमात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि दादाजी ने बात का आगाज किया। तो बताओ फिर, मेरा तो ख्याल है कि आज सोमवार का दिन है, तो इस हफ्ते का जुमे का दिन कैसा रहेगा निकाह के लिए? फिर अगले हफ्ते की रुखसती रख लेते हैं। दादाजी ने अपनी बात आगे रखी। यही मुनासिब है मेरा ख्याल से, तुम लोग क्या कहते हो? अब्बा हुजूर ने अपने बेटों की तरफ इशारा करते हुए बोले, जिन्होंने सर अस्बात में हिलाया। जी, यही मुनासिब है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बहरोज साहब बोले, तो फिर ठीक है, इस जुमे को निकाह की रस्म होगी और अगले हफ्ते की जुमरात जुमे और हफ्ते को बाकी तकरीबात होंगी। दादाजी और अब्बा हुजूर ने फैसला सुनाया तो सब खामोश हो गए। बारान का बस नहीं चल रहा था कि उठकर दीवार में सर मारे, खुद का नहीं मरियम का, वो पागल थोड़ी है। और दूसरी तरफ अहमद और मुराद का बस नहीं चल रहा था कि उठकर नाचने लग जाए। वो सब लोग खुशगपियों में लगे थे। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये दो खानदान कभी आपस में नाराज भी थे। उसी सब के दौरान एक 32 साल नौजवान लाउंज में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फरहान लाउंज में दाखिल होता तमाम बुजुर्गों के चेहरों के रंग उड़ा चुका था। आयशा सुल्तान ने बेसाख्ता रोनी सूरत बनाकर अपने शोहर की तरफ देखा, जिन्होंने उन्हें
आंखों से तसल्ली दी। फरहान की आमद उन सब के लिए खैर मुतवक्का थी और खतरे की घंटी भी। तुम? अब्बा हुजूर के मुंह से बेसाख्ता निकला। फरहान भाई? अब्बा हुजूर के साथ साथ हन्नान भी बोला और अपनी जगह से खड़े होते हुए फरहान की तरफ बढ़ते उसके गले से लग गया। सबने ताज्जुब से उन्हें देखा तो दूसरी तरफ मरियम अपनी जगह साकित हुई। वो पत्थर की मूरत बनी फरहान को देख रही थी। कितना बदल गया था वो। हाँ, वो बदल गया था। कौन कहता है कि वक्त बदल जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है। जो भी कहता है बाखुदा बिल्कुल ठीक कहता है। अचानक से माहिन सीढ़ियों से उतरती वहाँ आई तो उसने सख्ते में खड़ी मरियम को हिलाया। क्या हुआ आपी? नहीं, कुछ नहीं, मरियम गायब दिमागी से बोली तो बेसाख्ता फरहान की नज़र उससे मिली। नज़रों का टकराव हुआ और आसपास के आबो हवा साकित व जामिद हो गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उनका सकूत हन्नान की आवाज़ ने तोड़ा। माहिन, गुड़िया इधर आओ, फरहान भाई से मिलो। माहिन फरहान की तरफ आई तो फरहान ने उसके सर पर हाथ रखा। कैसी हो गुड़िया? वो माहिन को कह रहा था मगर तवज्जो बार बार मरियम की जानिब उठ रही थी। माहिन के बाद ईशल उससे मिली। फरहान ने उसके सर पर भी हाथ रखा और फिर मरियम को देखने लगा। माजी की परछाई किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग पर चली। मरियम ने आंखों का जाविया बदला और रुख मोड़कर जाने ही लगी थी कि फरहान की आवाज़ में उसके कदम जामिद कर दिया। मरियम, उसने उसे पुकारा। मरियम ने सख्ती से आंखें मीची और रुख मोड़कर फरहान को देखा। बारान खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। न जाने क्यों उसे फरहान से बिला वजह की चिढ़ हो रही थी, या शायद जलन। जलन? हाँ, जलन। कैसी हो? फरहान ने मरियम से पूछा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। मैंने आपको नहीं पहचाना। एक कोड़ा फरहान के दिल पर लगा था। मरियम को अपनी आवाज़ कुएं से आती सुनाई दी। तुमने मुझे नहीं पहचाना? फरहान ने अपने सीने पर उंगली रखते कहा। वो कैसे बर्दाश्त करे ये सब? कहाँ जाए, किसको बताए? मरियम अभी कुछ बोलती कि आयशा सुल्तान रोशनी की रफ्तार से खड़ी होती मरियम का बाजू पकड़ चुकी थी। मरियम बेटी बहुत छोटी थी जब तुमसे मिली थी, उसे याद नहीं होगा। खैर तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना, आयशा सुल्तान ने हवास बागता होकर बोली। मरियम ने गायब दिमागी से उन्हें देखा तो आयशा सुल्तान ने उसे ऊपर भेजा। फरहान की नज़रों ने तब तक उसे देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल न हो गई। बारान का बस नहीं चल रहा था कि उठकर फरहान की गर्दन मरोड़ दे, मगर वो खामोश रहा। वो खुद हैरान था अपने ऊपर। फरहान ने सख्ती से आंखें मीची और अब्बा हुजूर को उछटती नज़रों से देखता हुआ सोफे पर जा बैठा। उसके अंदर कुछ सुलगने लगा था। वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जल रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को यूँ साथ देखकर, फरहान बोला तो सबने मुस्कुराकर अस्वाद में सर हिलाया। और हमें तुम्हें यहाँ देखकर बरखुरदार, अब्बा हुजूर बोले। वाकई? फरहान ने तस्दीक चाही। अब आ ही गए हो तो शादी में शिरकत करके ही जाना, मोहम्मद साहब शफकत से बोले। ओह अच्छा, मुबारक हो आप सबको। ज़रूर, क्यों नहीं, वैसे भी मैं अब मुकम्मल तौर पर यही शिफ्ट हो चुका हूँ। वाकई? हन्नान बोला तो फरहान ने सर अस्वाद में हिलाया। बारान, मुझे यकीन है तुमने और मरियम ने आपस के तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए होंगे। अब खैर से शादी होने वाली है, अब्बा हुजूर ने जानबूझकर कहा था तो बेसाख्ता बारान उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ, मगर इससे पहले वो बोलता फरहान बोला। एक मिनट, मरियम का रिश्ता और किससे? फरहान ने पूछा। अब्बा हुजूर आप? अभी वो कुछ बोलता कि आयशा सुल्तान बोली। तुम किन बातों में पड़ गए हो फरहान, तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए कमरा सेट करवाती हूँ, तुम आराम करो। आयशा सुल्तान ने उसे बोलने से रोकते हुए बोली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वो कहते साथ अपनी जगह से उठा और बोला। मुझे आपसे बात करनी है। वो अब्बा हुजूर से मुखातिब हुआ तो अब्बा हुजूर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए उन सब से माजरत करते अंदर की जानिब बढ़ गए। फरहान ने एक उछटती निगाह बारान पर डाली और उनके पीछे चल दिया। आयशा खातून भी उनके पीछे दौड़ी चली गई। सबने उनकी बेचैनी को नोट किया मगर खामोश रहे। वो लोग कुछ देर मस्जिद वहाँ बैठे रहे। बलास एक ज़रूरी काम के लिए उनसे माजरत करता बाहर चला गया, जबकि शेर सुल्तान भी अब अब्बा हुजूर के कमरे की तरफ बढ़े तो वो लोग भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। बारान अब्बा हुजूर से बात करने के बहाने वहीं रुका, जबकि काराबे मेंशन के तमाम अफराद मेंशन के लिए निकल चुके थे। बारान पोर्ट से वापस लॉन्च में आया तो सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। शायद उन्हें बारान के न जाने की खबर नहीं थी। बारान ने मौका गनीमत समझते अपने कदम अब्बा हुजूर के कमरे की सिमत बढ़ाए। मरियम अपने कमरे में ज़मीन पर साकित व जामिद बैठी थी। तो वो आ गया।
अब क्या फ़ायदा? क्या करने आया है वो? क्या मुझे लेने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ, हरगिज़ नहीं। वो खुद से बोले जा रही थी। उसे अब्बा हुजूर से बात करनी थी। वो सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो सब जानती है, उसे सब याद है। माजी का हर नक्श उसके दिल व दिमाग पर शब्द है, इसलिए उसे बात करनी थी। वो अब्बा हुजूर के कमरे में जाने के लिए उठी। इधर बारान कमरे के बाहर खड़ा था, दरवाजे के साथ कान लगाए उनकी बातें सुनने लगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फरहान चीखा। आहिस्ता बोलो फरहान, अब्बा हुजूर बोले। बारान ने गौर करना चाहा, उसे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। आप मरियम की शादी कैसे तय कर सकते हैं? फरहान गुस्से से दुबदू चिल्लाया। क्यों नहीं कर सकते? अब्बा हुजूर बोले, क्योंकि मैं उसको आप लोगों के पास अमानत छोड़कर गया था। आप लोगों को कोई हक नहीं है उसकी ज़िंदगी का फैसला करने का। फरहान चीखा। बरखुरदार, हम फैसला कर चुके हैं, बारान को मरियम के लिए मुंतखब कर चुके हैं। अब्बा हुजूर बोले, मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। फरहान हंकारा भरते हुए तंजिया बोला, क्यों आ गए तुम वापस? हाँ, हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करने? मैं तुम्हें मरियम को हरगिज़ ले जाने नहीं दूंगी, याद रखना तुम फरहान। आयशा सुल्तान फरहान की तरफ लपकते, जिन्हें बर वक्त शहरोज साहब ने काबू किया। आंटी जी, मैं गया ही कब था? आपको क्या लगता है इतने साल में उससे गाफिल रहा हूँ? मैं साई की तरह उसके साथ था। वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन, मैं हर लम्हे उसके साथ था। फरहान बोला। बरान की आंखों में कुछ जलने लगा था। उसका बस न चला कि अभी कमरे में जाकर फरहान की गर्दन उलट दे। वो मरियम से नफरत का दावेदार फरहान से जलन का शिकार हो रहा था। उसने मजीद बातें ना सुनी और पलट गया। अच्छा तो ये बात है फरहान मियाँ, तुझे तो अब मैं बताऊंगा। मैं तो अब मरियम से ही शादी करूंगा, कौन रोकेगा मुझे? तेरा बाप। वो ऐसे बोल रहा था जैसे फरहान उसके सामने खड़ा हो। वो अभी वहीं खड़ा था कि मरियम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसी तरफ आई, मगर बारान को देखकर रुक गई। वो सदियों की बीमार लग रही थी। तुम गए नहीं? मरियम ने बारान से पूछा। तुमसे मतलब? बारान आंखें घुमाते हुए बोला। सही। वो कहते उसके पास से गुजरने लगी थी कि बारान ने उसकी कलाई पकड़ी। कहाँ? बारान बोला। तुमसे मतलब? मरियम भी दुबदू बोली। मुझसे ही तो मतलब है, आखिर को होने वाला शोहर हूँ तुम्हारा। बारान मुस्कुराहट सजाए बोला। ओहो, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते और ना ही मैं। मरियम तायराना अंदाज में बोली। लेकिन मुझे तो अब तुमसे ही शादी करनी है, बारान बोला। मरने का इतना शौक है तुम्हें? मरियम आईब्रो उचकाते हुए बोली। तुमसे मतलब? बारान भी दुबदू बोला और उसकी कलाई आज़ाद की और जाने के लिए कदम बढ़ाए। अब्बा हुजूर को इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारे पास मुझसे शादी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मधुमक्खी। बारान बोलते साथ ही वहां से निकलता चला गया। मरियम पीछे दंग खड़ी उसे देख रही थी, जो कुछ देर पहले उसे शादी से इनकार के लिए आंखें दिखा रहा था, अब वो राजी था। वाह भाई वाह, क्या कहने बारान साहब के। मरियम क्या न जाने क्यों उससे लड़ कर मूड बेहतर हो गया था। वो बात करने का इरादा तर्क करती अपने कमरे की तरफ चल दी, ये सोच के कि जो होगा देखा जाएगा। उसे फरहान से डरना नहीं चाहिए, मगर इस बात से अनजान कि जो होगा वो उससे देखा नहीं जाएगा। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी और सुबह का सवेरा चारों जाने फैलता अपनी जाजिब रोशनी से तमाम मखलूकात को जागने पर मजबूर कर चुका था। रोम, इटली। दारुल खलाफा इटली, रोम, आबदी शहर। कदीम रोमियो का ख्याल कि ये हमेशा रहेगा। तो क्या ये चीजें आबदी होने लगी हैं? क्या कोई आबदी हो सकता है, हमेशा कायम रह सकता है? हमेशा? हाँ हमेशा। क्या वाकई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? क़यामत पर यकीन नहीं रखते क्या? हाँ तो क्या ये दुनिया फानी नहीं है? तो फिर आबदी कैसे? ईमान की कमी शायद, शायद नहीं, यकीनन। 7 पहाड़ियों पर तामीर किया गया ये शहर, जो उसकी बुनियाद के बारे में रोमी दास्तानों में अहम है। उनकी रवानियत के मुताबिक उनका कहना है कि ट्रेवी फाउंटेन में एक सिक्के को एक साथ फेंके ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप रोम वापस आएंगे। वहाँ के मक्कीनों का कहना है कि जो जोड़े एक साथ सिक्के फेंकते हैं वो मोहब्बत में अच्छी किस्मत रखते हैं। तो फिर नसीब का क्या? मोहब्बत तो नसीब से मिलती है ना? हाँ मिलती है, हर किसी को नहीं। हर किसी को क्यों नहीं? नसीब से लड़ा थोड़ी जा सकता है, मोहब्बत के लिए लड़ना पड़ता है। मोहब्बत के लिए किससे लड़े? अल्लाह से। शिर्क करोगे क्या? नहीं, लेकिन मांग लूंगा। मांग के देख लिया, फिर क्या हुआ? नसीब में नहीं
तो लिखवा लेते हैं। हक में बेहतर नहीं। हक में बेहतर होती तो नसीब में होती। क्या मोहब्बत, और क्या मोहब्बत नहीं, फांस कहो। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी तवज्जो खींची तो उसके अंदर की ये जग अपनी नींद फिर सो गई। आ जाओ, उसने अपनी सर्द आवाज़ में मुकाबिल को बुलाया। वो उस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस अपने मुकाबिल खड़े उस शख्स को तवज्जो से सुन रहा था जो उसे कोई अहम बात बता रहा था। उसकी सियाह आंखों में एक अजीब सी सड़पन था, जैसे किसी गहरे राज को छुपाए होने के सबूत देती हो। अपनी आंखों की तरह ही सियाह घने बाल जो जेल से सेट किए हुए थे, सियाह घनी बड़ी हुई शेव। बेशक वो निहायत पुरकशिश और जाजिब मर्द था। वो जिस शख्स से मिलता अपनी शख्सियत की गहरी छाप उस पर छोड़ जाता। उसकी शख्सियत का रो भी तो था जो मुकाबिल खड़े शख्स को बार बार पजल कर रहा था। क्या अपडेट्स है? उसने मुकाबिल खड़े उस शख्स से कहा। सर, वो मुकर गया है। उसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया है। कहते हैं कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। मुकाबिल खड़े शख्स ने बड़े तहम्मुल और खौफ से उसे सारा मुआजरा बताया। उस शख्स की आंखों में शरारे फूटने लगे थे। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। चार्ली? जी सर, हुक्म करें। जाओ और जाकर थियोडोर को बावर करवाओ कि जैन शम्स खान को उसकी ये हरकत कितनी मायूब मालूम हुई है। मुझे कल के अखबार में खबर चाहिए उसकी तस्वीर के साथ। वो शख्स पिछले 10 सालों से रोम में अपनी दहशत की बिना पर डिगर पोजीशन के नाम से मशहूर था। लोग उसकी परछाई से भी खौफ खाते थे। मुकाबिल खड़े शख्स ने उसकी बात सुनते ही जाने के लिए मुड़ा। चार्ली? जी सर। ध्यान रहे, खबर सच होनी चाहिए, उसने सफाकी से कहा और अपनी रॉकिंग चेयर को घुमाते उससे अपना रुख मोड़ा। इससे पहले वो फिर अपने ख्यालात में गर्क होता, उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने रॉकिंग चेयर को घुमाते उसका रुख मेज की जानिब किया। मोबाइल की स्क्रीन को सामने करते उस पर नंबर देखा जो पाकिस्तान का था। एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी। उसने फ़ोन को यस करते कान के साथ लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चीफ मिनिस्टर साहब? उसने फ़ोन उठाते कहा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, तुम अपना हाल बताओ। दूसरी तरफ से बालाज बोला। मेरा हाल आज भी वैसा ही है जैसा 15 साल पहले था, उसने आह भरते हुए जवाब दिया। फिर तो अल्लाह ही तेरे हाल पर रहम करे, बालाज बोला। हाँ 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 हाँ, उसने एक जानदार कहका लगाया। चलो अब तो मेरी भी शादी हो रही है, तू क्या कवारा ही मरेगा? बालाज बोला। क्या तू शादी कर रहा है और मुझे बताया भी नहीं? उसने शिकवा किया। तो अब बता तो रहा हूँ ना, अब अपने जिक्र यार की शादी में तो आएगा ना? बालाज ने पूछा। हाँ हाँ जरूर, कब है? इस हफ्ते निकाह है और अगले हफ्ते शादी। बालाज ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। इतनी जल्दी? उसने हैरानगी से जवाब दिया। हाँ तो तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुझे कौन सी फ्लाइट बुक करवानी है? बालाज बोले बिना न रह सका। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, चल मैं बताता हूँ फिर तुझे, वो बोला। सही है फिर, बालाज बोलते बोलते रुका। अच्छा हाँ, एक और बात, फरहान भी यही है, बल्कि वो तो यही शिफ्ट हो चुका है। तेरा भी तो इरादा था ना यहाँ शिफ्ट होने का? बालाज बोला। अच्छा फरहान? सही, हाँ इरादा तो है, वो बोला। हाँ चल जैन, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। बालाज ने माजरत चाही। नहीं नहीं कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज? तो क्या वक्त फिर मुझे आजमा रहा है? मैं कैसे जाऊँगा वहाँ? कैसे सामना करूँगा उन सब का? उसके अंदर की जंग एक बार फिर शुरू हुई थी। वो जैन शम्स खान था, फरहान शम्स खान का चचाजाद। शम्स पेरिस का सबसे बड़ा चश्म चिराग। चश्म चिराग नहीं, जहरीला तेजाब, आजाब वबाल, बरसगीर पाक। फरहान अपने ख्यालात में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी गाड़ी अपने ऑफिस की जानिब दवा थी। उसका जहन बस मरियम में अटका हुआ था। मैंने आपको नहीं पहचाना, उसके ये अल्फाज बार बार उसके जहन में गूंज रहे थे और उसका दिल कटकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो रहा था। उसने कैसे नहीं पहचाना मुझे? क्या वाकई उसे याद नहीं? उसे मैं याद नहीं? मुझे कैसे भूल सकती है वो? कैसे मुझे पहचानने से इनकार कर सकती है? मैं क्या इतना गैर अहम था उसके लिए जो वो मुझे भूल गई? वो इतनी छोटी तो नहीं थी कि सब भूल जाए। या अल्लाह, या इलाही, मुझे उस असियत से निकाल। मैं अब उसे मजीद खुद से दूर नहीं रख सकता। मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है वो, मेरे जीने की आखिरी वजह है। मेरा मददगार बन मेरे दिल को इत्मीनान बख्श दे। उसकी गाड़ी को ब्रेक लगी तो वो अपनी तमाम तर सोचों से बाहर निकला। गाड़ी से निकलते उसने एक नज़र बिल्डिंग को देखा और फिर कदम कदम चलता ऑफिस के अंदर बढ़ गया।
ऑफिस में दाखिल होते ही तमाम एम्प्लॉयज उसके एहतराम में खड़े हुए। बहुत सी सताइशी नजरों ने उसे पसंदीदगी से देखा, मगर वो सबकी नजरों को इग्नोर करता आगे बढ़ा। वो अपनी मेल्स चेक करता अपनी ही धुन में चलता जा रहा था कि अचानक सामने से एक छोटा सा बच्चा उससे आ टकराया। वहाँ मौजूद तमाम एम्प्लॉयज उनकी तरफ देखने लगे। हीर तो गई अब, एक लेडी वर्कर ने दूसरी को कहा। फरहान की नज़र बच्चे पर पड़ी। पहले तो वो शॉक्ड हुआ कि ऑफिस में बच्चा क्या कर रहा है, मगर फिर उस बच्चे को देखने पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो था ही इतना प्यारा मासूम। मासूम? क्या वाकई? अरे आपको चोट तो नहीं लगी लिटिल बॉय? फरहान उस 4 साल बच्चे को गोद में उठाए हुए पूछने लगा। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, वो बच्चे अपने तोतले लहजे में बोला। तो फरहान ने मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वाह भाई, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। फरहान ने प्यार से मुस्तफ़ा का गाल चूमा। थाली मुझे धोते लगा दी, सारी मुझे थूके लगा दी, मुस्तफ़ा अपने गाल साफ करते हुए बोला। फरहान हंसना भूल गया। उसने मुस्तफ़ा को नीचे उतारते सर से लेकर पैर तक उस छोटी सी दुनिया को देखा। लाहौल वाला कुव्वत, कैसा मुंहफट बच्चा है यार, इससे तो अच्छा था कि मैं इसे प्यार ही ना करता। फरहान हैरानगी से बोला। हाँ तो ना करते ना, मैंने तुम्हारे पैर पतले थे क्या? हाँ तो ना करते, मैंने तुम्हारे पैर पकड़े थे क्या? मुस्तफ़ा अपनी ज़बान के जोहर दिखाते हुए बोला। तौबा तौबा, आजकल के बच्चे। फरहान ने कानों को हाथ लगाया। तोदा आज तलते अंतल। तौबा तौबा, आजकल के अंकल। मुस्तफ़ा ने भी दूबदू बोला। तमीज़ नहीं है तुम्हें? फरहान थोड़ा रौब से बोला। तुम तो बली ए, तुमको बड़ी है? मुस्तफ़ा आंखें घुमाते हुए बोला। फरहान की आंखें बाहर आने को बेताब थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अफलातून बच्चा नहीं देखा था। इससे पहले मुस्तफ़ा अपनी ज़बान के मज़ीद जोहर दिखाता। हीर ने जल्दी से आकर उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। आई एम सॉरी सर, रियली सॉरी। हीर ने फरहान से माजरत की। मुस्तफ़ा, बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी, तुम्हें तो मैं घर जाकर बताऊंगी। हीर उसे झपटते हुए बोली। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मत डांटे इसे। फरहान हीर को मना करते हुए बोला। तुम्हारी वजह से ही तो पली है दांत मुझे, तुम्हारी वजह से ही तो पड़ी है दांत मुझे। मुस्तफ़ा के मुंह में खुजली हुई तो वो बोले बिना नहीं रह सका। फरहान ने हवन्नकों की तरह उसे देखने लगा। आज तक किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की थी जितनी ये कर चुका था। मुस्तफ़ा चुप हो जाओ, बदतमीज न हो तो। हीर उसे झिंझोड़ते हुए बोली। दो देता है ओ खुद होता है, जो कहता है वो खुद होता है। मुस्तफ़ा ने दुबदू जवाब दिया। हीर की बोलती बंद हो गई। हीर का दिल किया कि अपना सर दीवार में दे मारे या फिर मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा की बात सुनते फरहान की हंसी छूटी। हीर शर्मिंदगी से मुस्तफ़ा को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने केबिन में ले गई। फरहान हंसता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। तमाम ऑफिस वर्कर्स इस मंजर से लुत्फ अंदोज होते अब अपने अपने काम की तरफ मतवज्जा हुए। हीर शर्मिंदगी के मारे दोबारा ऑफिस से ही ना निकली। उसने अपने मोबाइल पर मुस्तफ़ा को कार्टून लगा दिया, जिसकी बदौलत उसकी बोलती बंद हुई। वो अपने काम में मसरूफ़ थी कि एक एम्प्लॉई ने आते उसे इत्तला दी कि बॉस उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। उसने मुस्तफ़ा को मोबाइल में गर्क देखे मौका गनीमत जाना और अपनी जगह से उठती फरहान की ऑफिस की जाने बढ़ी। मैं आई कम इन सर? उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर इजाज़त मांगी। कम इन, उसने संजीदगी से कहा। हीर छोटे छोटे कदम लेती उसकी मेज़ के सामने खड़ी हुई। आई एम सॉरी सर। फरहान के बोलने से पहले ही वो बोली। फरहान ने ताज्जुब से उसे देखा और बोला। किस बात के लिए सॉरी मिस हीर? सर वो मुस्तफ़ा, वो कहते कहते रुकी और आंखें उठाकर फरहान की आंखों में देखा। फरहान पत्थर का हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था, तकलीफ थी, जैसे फरहान ने महसूस किया, मगर वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में पेवस्त करते अपने होठों के सामने रखा और मुकम्मल तवज्जो से उसे सुनने लगा। सर एक्चुअली घर पर मुस्तफ़ा को संभालने वाला कोई नहीं था और वो बहुत छोटा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, तो मजबूरन मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। वो सर झुकाए बोली। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। फरहान हनूस उसी पोजीशन में बोला। लेकिन मैं इंशाल्लाह कल तक इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। हीर बोली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपकी मजबूरी है तो मुस्तफ़ा को साथ लाने में कोई कबाहत नहीं। फरहान बोला। लेकिन सर ऑफिस का माहौल असरअंदाज होगा। हीर बोली। नहीं होगा, वैसे भी हमें हमारे अपनों को अपने साथ ही रखना चाहिए, वरना एक वक्त आता है जब वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। फरहान खोए खोए लहजे में कर्ब से बोला। हीर ने गौर से उसके चेहरे को देखा और सर असबात में हिलाया। जी सर। सर मैं जाऊँ?
हीर ने पूछा। जी। फरहान ने हाथ के इशारे से उसे जाने को बोला। रुके मिस हीर, बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। फरहान बोला तो हीर वापस मुड़ती कुर्सी पर बैठ गई। जी सर, बोले। हीर ने इस्तफसार किया। उस दिन आपके पीछे कौन थे वो लोग? फरहान ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो सर पता नहीं। हीर बोलते बोलते रुकी और फिर बोली। चले, जैसे आपकी मर्जी। आप अभी कंफर्टेबल नहीं हैं बताने में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। फरहान बोला। न जाने क्यों वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उस लड़की पर मेहरबान हो रहा था। हीर को ये बात खासी अजीब लगी। अजीब तो फरहान को भी लगी, मगर उसके बकौल वो ये सब इंसानियत के नाते कर रहा था। हीर सर इस बात में हिलाती हुई उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। पीछे फरहान सोच में पड़ गया। सुबह का सवेरा सुल्तान हवेली की खिड़कियों से हवेली में बड़े धड़ल्ले से दाखिल हो रहा था। आपको समझ क्यों नहीं आ रही शहरोज, वो हमारी मरियम को ले जाएगा। आयशा सुल्तान कब से शहरोज साहब के आगे पीछे बस एक ही बात दोहरा रही थी। आयशा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, कुछ नहीं होता। शहरोज साहब कब से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं शहरोज, आपने देखा नहीं वो कैसे बात कर रहा था। वो ले जाएगा हमारी मरियम को, वो उसे हमसे दूर कर देगा, आप देखना। आयशा, बस कर दो, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, हम उसे ऐसे ही ले जाने देंगे। मरियम को बलाज और हातिम, तुम्हें लगता है कि ऐसा होने देंगे? हातिम को तुम जानती हो कितना प्यार करता है वो मरियम से। शहरोज साहब बोले। और अगर मरियम को हकीकत पता चल गई तो वो हमसे बदगुमान ना हो जाए। आयशा सुल्तान हवास भागती हुई में बोली। देखो आयशा, अभी शहरोज सुल्तान अपनी बात मुकम्मल करते कि अब्बा हुजूर कमरे में दाखिल हुए। बहुत सही कह रही है शहरोज, इतने सालों बाद फरहान की यहाँ आमद किसी अच्छी बात का पेश खेमा नहीं है। उसके इरादे ज़रूर कुछ और हैं। मरियम हमारा कीमती असासा है, मैं उसे हरगिज़ नहीं खो सकता। अब्बा हुजूर बोले। लेकिन अब्बा हुजूर, वो कैसे और किस हक से उसे ले जाएगा अपने साथ? ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि वो क्या हक रखता है। अब्बा हुजूर उन्हें बावर करवाते हुए बोले। शहरोज सुल्तान धप से सोफे पर बैठे। तुम लोग फिक्र नहीं करो, इस बात का भी हल है मेरे पास। अब्बा हुजूर उनकी परेशानी के ज़ेरे असर बोले। क्या? आयशा सुल्तान फट से बोली। शहरोज, फरहान को फ़ोन मिलाओ। अब्बा हुजूर बोले। जी, मैं मिलाता हूँ। शहरोज साहब सोफे से उठे और बेड की साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते फरहान का नंबर तलाशने लगे, जो सुबह ही हन्नान से उन्होंने बात करने की गर्ज से ही लिया था। उन्होंने नंबर मिलाते फ़ोन अब्बा हुजूर के हवाले किया। अब्बा हुजूर ने फ़ोन पकड़ते कान के साथ लगाया, जो कुछ ही देर में उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। फरहान बोला। वालेकुम अस्सलाम, बरखुरदार, हमें तुमसे बात करनी है। अब्बा हुजूर आप? दूसरी तरफ से फरहान बोला। जी हम। अब्बा हुजूर बोले। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। फरहान सीधे होते बैठा। तुम्हारे क्या इरादे हैं फरहान? अब्बा हुजूर बोले। मेरे मेरे क्या इरादे हैं? फरहान नासमझी से बोला। ये तो तुम्हें पता होगा ना, क्या चाहते हो तुम अब? अब्बा हुजूर इस्तफसार किया। मैं क्या चाहता हूँ आप अच्छे से जानते हैं। मरियम को अमानत छोड़कर गया था मैं आपके लोगों के पास, और आप लोगों ने तो उसे अपनी मिल्कियत ही समझ लिया। मेरी रजामंदी के बगैर आप लोगों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। फरहान शिकवाई अंदाज में बोला। बारान एक अच्छा लड़का है, हमें ये रिश्ता मुनासिब लगा तो हमने हाँ कर दी। मरियम भी रजामंद है इस रिश्ते से और खुश भी। अब्बा हुजूर बोले। अच्छा लड़का? चलो फिर देखते हैं इस अच्छे लड़के को और मरियम की क्या रजामंदी है, ये तो मैं मालूम कर ही लूँगा। फरहान बोला। ठीक है, तुम कर लो जो तुम्हें करना है, मगर अब बस करो ये गिले शिकवे। आज शाम को हम तुम्हारा खाने पर इंतज़ार करेंगे, भूल मत जाना। अब्बा हुजूर अपनायत से बोले तो फरहान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। फरहान ने कहते साथ ही फ़ोन काटा। अब्बा हुजूर ने फ़ोन शहरोज साहब के हवाले किया और बोले। फरहान आज हमारे साथ होगा रात के खाने पर, बहू इंतजाम देख लेना। वो कहते साथ ही अपने जगह से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। ईसा इस वक्त अपने फाइटिंग क्लब में मौजूद ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने में मसरूफ़ था। 4 ट्रेनर्स कब से ईसा को चित करने में लगे हुए थे, मगर बेसूद। सर, आपका कोई जवाब नहीं। एक लड़का बोला। ऐसी बात नहीं है, मैं कौन सा ऊपर से सीख कर आया हूँ। जितना प्रैक्टिस करोगे, दिल लगाकर मेहनत करोगे, इतना कामयाब होगे। चलो तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं आता हूँ। ईसा उस लड़के का शाना थपथपाते बोला और रुमाल से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करते बाहर की जाने बढ़ा। सर, जिहान साहब कब से आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। चौकीदार ने आकर उसे बताया। जिहान अक्सर उससे मिलने कभी आ जाया करता था, वरना वो दोनों चुप चुप कर मिलते थे। अच्छा, मैं देखता हूँ। ईसा ने बोलते हुए साथ ही कदम आगे बढ़ाए।
ईसा ने बाहर निकलते सामने देखा तो जिहान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा बातें करने में मसरूफ था। ईसा उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा छोना जानू। जिहान कब से अपनी हेवी बाइक पर हाथ फेरते हुए बोले जा रहा था। उसके बकौल उसकी बाइक ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये शोडो वाली हरकतें न क्या कर। ईसा ने जिहान के सर पर चपत लगाई। आओ मेरे भाई। जिहान ने बाहें फैलाकर उसे गले से लगाया। परे हो, शोडो ना हो तो। ईसा उसे दूर धकेलते हुए बोला। आया बड़ा। जिहान अपने बाल सेट करते हुए बोला। चल आजा, अंदर चाय पीते हैं। ईसा बोलते साथ ही उसे अंदर की तरफ लेकर बढ़ा। वो दोनों बाहर ही लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठे थे। ईसा ने सर्वेंट को चाय का ऑर्डर दिया और वो दोनों बातों में मसरूफ हो गए। मेरा दिमाग में एक आइडिया आया है। जिहान बोला। हाँ बोल। ईसा ने इस्तफसार किया। जुमे को निकाह का फंक्शन है तो क्यों ना उससे पहले हम लड़कों की बैचलर पार्टी रख लें। कैसा? जिहान एक्साइटेड होते हुए बोला। आइडिया तो बुरा नहीं है। ईसा कुछ सोचते हुए बोला। तू एक काम कर, एक ग्रुप बना और सबको ऐड करके पार्टी का इनविटेशन सेंड कर दे। ईसा बोला। इतने में उनकी चाय भी आ गई थी। उन दोनों ने चाय का कप उठाया और लबों से लगाया। लेकिन पार्टी रखेंगे कहाँ? जिहान बोला। सुल्तान हवेली में। ईसा चाय का घूंट भरते हुए बोला। फिर तो सही हो गया। जिहान भी घूंट भरते हुए बोला। वो दोनों वैसे ही इधर उधर की बातें करते रहे। सूरज ढलता हुआ उनको मुस्कुरा कर देखता रहा। रात का अंधेरा उभरने लगा था। आसमान अपने आंचल पर बहुत सारे तारे बिखेरे खड़ा था। टिमटिमाते सितारे हमेशा से ही उसे पसंद थे। आज आसमान पर चांद नहीं था। ये नज़ारा भी बहुत दिलकश होता है जब आसमान बगैर चांद के भी चमक रहा होता है। शायद कुदरत ये बताना चाहती हो कि चमकने के लिए या खूबसूरत लगने के लिए आंचल पर चांद का होना ज़रूरी नहीं। बहुत से सितारे भी अगर मिल जाएं तो चांद की कमी महसूस नहीं होने देते, पर यह बात लोग बहुत कम समझते हैं। सुल्तान हवेली में इस वक्त सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे। फरहान भी उन्हीं में बराजमान था। हन्नान उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। वो उसके यहाँ आने से काफ़ी अच्छा और पुरसुकून महसूस कर रहा था। आयशा सुल्तान बार बार कभी अपने बेटों को देखती तो कभी फरहान को। उनकी बेचैनी को सब बखूबी नोट कर रहे थे। बलाज के चेहरे पर असरा फैला था तो दूसरी तरफ हातिम फरहान को नापसंदीदगी से देख रहा था। उसे अजीब चिढ़ हो रही थी उससे। सब लोग अपने अपने जगह खाने के साथ इंसाफ कर रहे थे कि एक निस्वानी आवाज़ ने उन सब की तवज्जो खींची। अस्सलामु अलैकुम। मरियम ने सबको मुश्तरका सलाम किया। सलाम करते ही उसकी नज़र फरहान पर पड़ी तो उसकी धड़कनें बेतरतीब हुई। वो उसी इस तरह भी हालत में खड़ी थी कि शहरोज साहब बोले। बेटा खड़े क्यों हो? चलो आ जाओ, शाबाश, खाना खाओ। जी बाबा। उसकी आवाज़ मानो किसी खाई से आती सुनाई दे रही थी। वो छोटे छोटे कदम लेती हातिम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। फरहान हातिम के सामने वाली कुर्सी पर बैठा मरियम को घूरने में मसरूफ था। हातिम का बस न चल रहा था। वो उठकर फरहान की गर्दन में चाकू घोंपते मगर खुद पर जब्त के पहरे बैठाता हुआ खामोश रहा। कैसी हो मरियम? फरहान मरियम के तरफ मुतवस्सा हुए बोला। मरियम ने नजरें उठाकर उसे देखा मगर खामोश रही। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, बल्कि हम सब बिल्कुल ठीक है। तुम चुप करके अपना खाना खाओ। हातिम मरियम के हाथों को मजबूती से पकड़कर बोला, जैसे कहता हो तुम खामोश रहो, इसको मैं बताता हूँ। अभी फरहान ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि आयशा बेगम फट से बोली, फरहान तुम ये कबाब लो ना। आयशा सुल्तान ने डिश उसकी तरफ बढ़ाई। जी ज़रूर। फरहान ने मुस्कुराहट के साथ डिश को थामा। फरहान कल हम लड़कों ने पार्टी रखी है यही घर में, तुम भी आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। क्यों बलाज? हन्नान ने बोलते साथ ही बलाज से तायदी चाहिए। बलाज ने सर असबात में हिलाया और एक नज़र उठाकर फरहान को देखा और बोला, कहाँ रह रहे हो तुम? बलाज ने उससे इस्तफसार किया। एक घर खरीदा है ब्लू एरिया में, बस वहीं। फरहान ने जवाब दिया। सही। बलाज बोला, लेकिन भाई आप शम्स पैलेस में क्यों नहीं गए? आपको वहाँ रहना चाहिए था। माहिर ने मन में आया सवाल किया जिसने वहाँ बैठे बहुत से नफूस के चेहरों के रंग उड़ा दिए थे। शम्स पैलेस एक खूबसूरत महल, मोहब्बत का मकबरा, एक महल नुमा कब्र। हाँ कब्र, और कब्र तो गुनहगारों के लिए अजाब नहीं। हाँ अजाब, मोहब्बत भी तो अजाब है ना। हाँ है तो। और जिसे मिल जाए, जो मोहब्बत मिल जाए फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। वो क्यों? मोहब्बत में हसरत न रहे तो मोहब्बत नहीं रहती। वो क्यों? जो चीज़ मिल जाए वो फिर खूबसूरत नहीं लगती। जो नहीं है वो खूबसूरत है और जो है वो खूबसूरत नहीं। अच्छा क्या हुआ, नहीं समझे? नहीं, कभी मोहब्बत की है? शायद हाँ, मोहब्बत में शायद की गुंजाइश नहीं होती। और इश्क क्या होता है? इश्क तो खुदा का हक है।
और अगर इंसान से हो जाए तो खुदा का हक किसी और को दोगे, शिर्क करोगे? नहीं, मगर इश्क हकीकी और मिजाजी में फ़र्क नहीं, ये फ़र्क भी बशर का पैदा करदा ही है। वो कैसे? मोहब्बत बंदों के लिए ज़रूर है, मगर इश्क के अव्वल के हिस्सेदार मत बनाओ। बात से हट गए। कैसे? बात मोहब्बत की थी। मोहब्बत में हसरत कैसे ख़त्म होती है? हो जाती है। कैसे? जब हासिल हो जाए तो खाक बराबर। इश्क भी, रिस्क भी, नसीब भी और रकीब भी। मरियम खाने के बाद बाहर लॉन में खड़ी गहरे गहरे सांस भर रही थी। उसे यहाँ खड़ी 5 मिनट हो चुके थे कि उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो मरियम? फरहान उसके साथ खड़े होते हुए बोला। गालिबन आप ये सवाल कई दफ़ा पूछ चुके हैं और मैं भी आपको बहुत दफ़ा इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ? मरियम बगैर उसे देखते तीखे लहजे में बोली। फरहान का दिलकश कहका फिजा में गूंजा। मरियम ने उसकी तरफ देखा तो बेसाख्ता दोनों की नजरें मिली। तुमने नोट किया? फरहान ने इस्तफसार किया। क्या? तुम्हारी और मेरी आंखें हूबहू यकसा हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मरियम ने नजरें चुराई। उसका जिस्म लरजने लगा। फ़र्क पड़ता है, तुम इसकी वजह जानती हो? नहीं जानती और जानने का इरादा भी नहीं रखती, मरियम कहकर जाने लगी कि फरहान ने उसकी कलाई पकड़ी। मरियम ने अपनी नमकीन झील वाली आंखें उठाकर फरहान को देखा। फरहान की नज़रों से उसकी आंखों में मौजूद दर्द ना छुपा। यह वही दर्द था जो आज से 15 साल पहले भी उसकी आंखों में था। फरहान की कलाई पकड़ने की देर थी कि हातिम का हाथ वहाँ रॉकेट की रफ्तार से आया और मरियम का हाथ फरहान से छुड़ाते उसे जोर का धक्का दिया। फरहान लड़खड़ा कर पीछे हुआ। मेरी बहन के साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा मेरी बहन से 2 फीट के फासले पर रहना, दोबारा समझाऊंगा नहीं। हातिम उसे उंगली दिखाते हुए वार्न करने वाले अंदाज में बोला। मरियम ने हैरत से हातिम की तरफ देखा। तुम्हारी बहन? हाँ, फरहान तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला और फिर हंसने लगा। हातिम को उसकी हंसी सख्त जहर लगी थी। अभी वो कुछ करता कि आयशा सुल्तान वहाँ आई। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने पूछा। हातिम ने सख्त नजरों से अपनी माँ को देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता आयशा सुल्तान बोली, हातिम मरियम को लेकर अंदर जाओ। आयशा सुल्तान ने उसे हुक्म दिया। लेकिन मम्मा, मैंने कहा ना। हातिम जी। हातिम खामोश होता मरियम का हाथ मजबूती से थामे वहाँ से चला गया। अब आयशा सुल्तान फरहान से मुखातिब हुई। फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। आयशा सुल्तान उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। फरहान ने सबसे मुट्ठियाँ भींची और अंदर की तरफ बढ़ गया। बारान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद सोफे पर विराजमान था। उसने सामने मेज पर अपनी टांगें रखी और वह सिगार के गहरे कश ले रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बारान ने सिगार बुझाया और बोला, आ जाए। मुराद कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही बारान सीधा होकर बैठा। मुराद उसके साथ सोफे पर आ बैठा। क्या बना? मुराद ने इस्तफसार किया। किस चीज़ का? मरियम ने इनकार किया। कर भी दे तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है तेरा? मुराद हैरानगी से बोला। मतलब ये कि मुझे अब उसी से शादी करनी है। बारान लापरवाही से बोला। तू क्या करने वाला है बारान? मुराद ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। बारान ने एक कहका लगाया और बोला, इंतकाम। मैं उससे इंतकाम लूँगा, अपनी हर बेइज्जती का। उसने मेरी दोस्ती का मजाक बनाया था ना, अब मैं उसकी वजूद को मजाक बना कर रख दूँगा। बारान मिश्राई अंदाज में बोला। और ये इंतकाम तुझे पहले याद नहीं था? मुराद एक आईब्रो उचकाते हुए बोला। याद था, मगर नफरत अब मजीद बढ़ गई है। बारान बोला, नफरत? मुराद ने कंफर्म करना चाहा। चल सही, अल्लाह तुझे हिदायत दे, मुराद बोला और वहाँ से उठता कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, हिदायत दे, खुद जैसे बड़ा दूध का धुला है, बारान ने तंज कहा और दोबारा से सिगार के कश भरने लगा। रोम, इटली। कदीम शहर रोम में रात का मंजर बहुत दिलकश और रोमानी होता है। तारीखी इमारत की रोशनियों में नरमी से नहाने से शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। कोल्सिन सेंट्स, पिट्रस, बासलेटा और ट्रीवी फाउंटेन जैसे मशहूर मकामात रात के वक्त चमकते हैं, जो कदीम तारीख से घिरी तारीख गलियों में देखने वालों को बिल्कुल बेआवाज़ कर देते हैं। तारों भरे आसमान के नीचे रात के वक्त दरियाए टाइबर के साथ चहलकदमी खूबसूरत और पुरसुकून होती है। रोम के रातें दिलचस्प तारीखी व सकाफाती खूबसूरती पेश करते हैं, जो सियाहों को खूबसूरत और नाकाबिल फरामोश यादों के साथ छोड़ती हैं। ताइबा दरिया के किनारे चहलकदमी करना और रोशन पलों का नज़ारा करना एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा होता है। मौसीकी और आर्ट के शौकीन अफराद के लिए स्ट्रीट परफॉर्मेंस और मकामी मौसीकी के कॉन्सर्ट्स भी
रोम की रात को खास बनाते हैं। कदीम शहर रोम के इलाके कापुमोन्स जैसे रोम का सबसे महंगा तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर एक 3 मंजिला कोठी जो किसी महल का सामंजर पेश करता था, उसके गेट के अंदर एक ब्लैक रोल्स रॉयस दाखिल हुई। एक गार्ड ने आगे बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो अपनी पूरी शान से गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस, अपनी स्याह गहरी आंखें में सर बन लिए वो उस महल में दाखिल हो रहा था जहाँ उसका सारा घरेलू स्टाफ मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम सर, सबने एक साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उसने धीमे लहजे में सलाम दिया। सर डिनर तैयार है, एक लेडी स्टाफ मेंबर निहायत मुअद्दबाना अंदाज में बोली। नहीं, मुझे तलब नहीं, वो कहते आगे बढ़ा और सीढ़ियों की जानी बढ़ गया। सीढ़ियाँ अबूर करते वो मंजिल के दाएं जानी बढ़ा और एक आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की छत काफ़ी ऊंची थी जिस पर 2 बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। कमरे के चारों अतराफ में बुक शेल्फ बनाई गई थी जिनमें दुनिया जहां की कीमती किताबें मौजूद थीं। कमरे की दाएं तरफ 2 बड़े बड़े जहाजी साइज के सोफे सेट पड़े थे और उनके दरमियान में एक नफीसी शीशे की मेज, जबकि बाएं जानिब एक रॉकिंग चेयर और उसके सामने एक बड़े वर्किंग टेबल मौजूद थी जिन पर कुछ फाइल्स और एक ग्लोब पड़ा था और टेबल के सामने 2 कुर्सियां पड़ी थीं। जैन कमरे में दाखिल हुआ और अपना कोट उतारते टेबल के पास मौजूद स्टैंड पर लटकाया और जाकर रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। उसने अपना सर चेयर की पुष्ट पर गिराया और आंखें मूंद ली। क्या मैं तुम्हें सिर्फ जैन कहकर पुकार सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं? बस कहा ना नहीं। तुम बहुत बुरे हो, जानता हूँ। मासी का अक्स उसकी आंखों के पर्दे पर लहराया। अनुशे, उसने पट से आंखें खोल दी और वो सीधा हुआ अपनी कनपट्टी को सहलाने लगा। कनपट्टी से हाथ हटाते उसने दराज खोली और उसमें से एक तस्वीर निकाली। वो गौर से उस फ्रेम में मौजूद उस नीली आंखों वाली परी को देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की। उसने फ्रेम को वापस दराज में रखा और बोला, आ जाओ। सर, आपने बुलवाया था? हाँ, आओ चार्ली। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। काम की क्या सूरत हाल है? सर, मैंने सब कुछ वाइंड अप करना शुरू कर दिया है। चार्ली बोला, गुड वन। और कितना वक्त लगेगा? सर, 4-5 महीने। ठीक है। सर, आर यू श्योर कि आपको वहीं शिफ्ट होना है? सर, मेरा मतलब है कि आपने यहाँ बहुत मेहनत करके ये सब स्टेबलाइज्ड किया है और अब आप सब कुछ वाइंड अप करके लौटना चाहते हैं। चार्ली ने इस्तफसार किया। चार्ली, तुम्हें पता है, एक दरख्त जितना मर्जी फैल जाए मगर वो जुड़ा हमेशा अपनी जड़ों से होता है और मेरी जड़ें वहीं पर हैं। मुझे एक न एक दिन लौटना ही था और वैसे भी अभी वहाँ बहुत से लोगों से मेरे हिसाब निकलते हैं। वो सर लहजे में बोला। जी सर। और स्टाफ की क्या सूरत हाल है? जैन ने पूछा। सर, 75% हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, बाकी स्टाफ की मजबूरी है, वो जा नहीं सकते, चार्ली ने उसे बताया। गुड, देन खैर, एक और बात, अगले हफ्ते मेरी पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवा दो, जैन ने हुक्म दिया। जी सर, जो आपका हुक्म, चार्ली कहते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तुम जा सकते हो। जैन ने उसे इशारा किया तो वो कमरे से बाहर निकल गया। 15 साल बाद वो वापस जा रहा था और वबाल बनकर जा रहा था। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी। दानिन और जैनब दोनों कैफेटेरिया में बैठी एक दूसरे का मुंह तक रही थी। उसने बेबी पिंक कलर की कमीज सलवार और साथ हम रंग दुपट्टा पहन रखा था, जबकि जैनब ने सिंपल प्रिंटेड सूट पहना हुआ था। वो दोनों सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। तो क्या सोचा है फिर? जैनब ने दानिन से इस्तफसार किया। किस बारे में? दानिन बोली। शादी के बारे में। वैसे सच बताऊं तो ना मुफ्त के नखरे कर रही है। भाई इतना अच्छा आदमी है, अपना बिजनेस है, हैंडसम है, जवान है और तो और लड़कियों की इज्जत करता है। जैनब ने एक लंबी सी तकरीर की। हाँ, कल देखा मैंने। दानिन ने उसे आईब्रो उचकाकर देखना। जैनब ने थूक निकला। वो तो यार तूने उसे गुस्सा दिलवा दिया था। वैसे बंदा बुरा नहीं है, जैनब ने शर्मिंदगी से बोली। नखरे करूं चाहे जो करूं, मुझे पता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दानिन उदासी से बोली। चल तू दिल पर ना ले। दिल पे? मैं दिल, गुर्दे, फेफड़े सब पर लूंगी। उस खड़ूस प्रोफेसर ने मुझे समझ क्या रखा है। भाई उसकी जिंदगी मैंने जहन्नम ना बना दी तो मेरा नाम भी दानिन काराबे नहीं। दानिन अज़्म करते हुए बोली। चल अब उसके लेक्चर शुरू हुए 10 मिनट हो गए हैं, ना गए तो हमारी जिंदगी जहन्नम बना देगा। उठ सीधी नियत से। जैनब ने उसे उठाते हुए बोला। भाई मैंने नहीं लेना उसका लेक्चर। दानिन ने अपना आप छुड़ाया। चल ना। अच्छा चल, बस देख कर वापस आ जाएंगे, जैनब ने उसे यकीन दिलाया।
तो वो भी मान गई। दोनों ने कदम क्लास रूम की जाने बढ़ाए। उन दोनों ने कदम क्लासरूम के दरवाजे के पीछे रुके। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। हातिम लेक्चर देने में मसरूफ था। ज़ैनब आगे थी जबकि दानिन उसके पीछे खड़ी थी। ज़ैनब जरा सा झुकती हुई और आगे होकर क्लासरूम का मंजर मुलाहिजा कर फरमाने लगी। क्या कर रही है, देख लेगा। दानिन ने उसे ठोका दिया। नहीं देखता। ज़ैनब ने लापरवाही से हाथ झिलाया। क्यों, अंधा है वो? दानिन ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। तू चुप करना, पता नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। ज़ैनब ने कानों को क्लास की तरफ मुतवज्जह किया जबकि दानिन का पारा हाई हुआ। यार, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, पता नहीं। जा पूछ क्या। दानिन ने आंखों को सपाट रखते हुए उसे क्लासरूम की जानिब धक्का दिया। ज़ैनब सीधा क्लासरूम के चौखट पर गिरी। हातिम ने उसकी जानिब देखा तो दंग रह गया। ज़ैनब ने शर्मिंदगी से हातिम की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम जीजू। ज़ैनब ने बत्ती निकालते सैल्यूट के साथ सलाम किया। शट अप एंड गेट आउट। हातिम की गर्जदार आवाज़ गूंजी जबकि पूरी क्लास तो लफ्ज़ जीजू पर अटक गई। ज़ैनब अपनी जगह से उठती जाने के लिए मुड़ी थी कि हातिम की आवाज़ पर रुकी। आप और आपकी वो स्टूपिड दोस्त मुझे अगले 15 मिनट में अपने ऑफिस में चाहिए। जी सर, ज़ैनब बोली और चौखट से बाहर निकली। बाहर निकलते उसने साइड पर देखा तो दानिन आराम से सीने पर हाथ बांधे उसे तायराना नजरों से देख रही थी। तेरा बेड़ा गर्क दानिन, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है भला? दानिन ने कोई जवाब नहीं दिया और जाने के लिए मुड़ गई। कहाँ जा रही है? उसके ऑफिस। दानिन बोली। पागल, वो हमारे घर कॉल कर देगा। ज़ैनब बोली। अब अपने होने वाले ससुराल में अपनी होने वाली बीवी की शिकायत तो करने से रहा। दानिन बोली। कसम से दानी, तेरी हरकतें देखकर तो शैतान भी सोचता होगा कि एक गल तो मेरे जहन में भी नहीं सी। ज़ैनब बोलते साथ ही उसके पीछे पीछे चल दी। चल, तूने रुकना है तो रुक, मैं तो चली। दानिन बोली। किधर चली? दलाल लेने आ रही है, पता नहीं कहीं जाना है। अच्छा सुन, मुझे शादी में ज़रूर बुलाइयो, क्या पता कोई लड़का मुझे पसंद कर ले। ज़ैनब शरारती से बोली। हाय, मैं मर जाऊं, क्यों नहीं बुलाऊंगी तुझे? तेरे बगैर थोड़ी होगी मेरी शादी। मैं साफ इनकार कर दूंगी कि पहले मेरी दोस्त को बुलाओ फिर मैं करूंगी शादी। दानिन ने उसे गले लगाते हुए बोली। तंज कर रही है? पागल है सच्ची में, माँ कसम, मेरा बस चले तो मैं तुझे अपनी सौगन बना लूं। दानिन एक्साइटेड होते हुए बोली। हाय, दूर फुटे मुंह तेरा बेगैरत, तू ना अपना बस किसी और पर चला, मर जाने है ना होवे ते। ज़ैनब चिढ़कर बोली। अच्छा ना, मजाक कर रही थी, मेरी प्यारी सी दोस्त को देखना कोई बहुत ही प्यारा सा दुल्हा ही मिलेगा। दानिन उसे फिर से गले लगाते हुए बोली। हाय, तेरे मुंह में घी शक्कर। ज़ैनब उस पर सदके वारी जाते हुए बोली। चल, दलान आ गई है, मैं चलती हूँ। दानिन मोबाइल पर मैसेज देखते हुए बोली और उससे मिलती डिपार्टमेंट से बाहर निकल गई। हाय, पता नहीं कौन होगा, मर जाने। दानिन के जाते ही ज़ैनब झूमते हुए बोली। जिहान यूनिवर्सिटी में इधर उधर खज्जल खुआर होता हुआ फिर रहा था। कब से माहिन के डिपार्टमेंट में उसे तलाश कर रहा था, मगर वो थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर के ख्वारी के बाद आखिर उसे माहिन सामने आती दिखाई दी। वो जल्दी से खड़ा होता उसके पीछे लपका। माही, जिहान ने उसे आवाज़ दी। माहिन ने जानी पहचानी आवाज़ पर मुड़कर देखा तो उसके पीछे जिहान हाँफता हुआ आ रहा था। जिहान उसके सामने आकर रुका और घुटनों के बल झुकता हुआ अपने सांस बहाल करने लगा। माहिन सीने पर हाथ बांधे उसे दिलचस्पी से देखने लगी। कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, कहाँ थी? जिहान उससे सवाल किया। तुमसे मतलब? माहिन ने जवाब दिया। ओहो, इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी तुम बदलती हो। जिहान को तो मानो झटके लगे हो। क्यों, मैंने क्या किया है? क्या किया है? अभी उस दिन हमारी दोस्ती हुई, अब तुम फिर नखरे दिखा रही हो। जिहान फूले सांस के साथ बोला। शर्त पूरी कर दी तुमने क्या? माहिन बोली। निकाह होगा ना तो ही तो शर्त पूरी करूंगा ना। बगैर निकाह के तुम्हें बाइक पर लेकर सैर करूंगा तो तुम्हारा भाई मुझे जन्नत की सैर करवा देगा। तौबा नौज बिल्ला, ऐसे देखता है मुझे जैसे उसकी भैंस खोलकर खोता बांध आया हूँ। जिहान अपनी जुबान के जोहर दिखाते हुए बोला। तमीज से नाम लो मेरे भाई का। माहिन उसे उंगली दिखाते हुए बोली। नहीं, मैं तो जुबान से ही लूंगा। जिहान लाताल्लुकी से बोला कि माहिन का पारा हाई हुआ। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल जिहान के सर पर रख कर मारी। अब जाकर करो जन्नत की सैर। माहिन बोली। हाय, मेरा सर। जिहान ने दुहाई दी। ड्रामेबाज। माहिन ने उसे लक्ब से नवाजा। तुमने अच्छा नहीं किया, एक बार निकाह हो जाने दो फिर देखना तुम। जिहान नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला। वॉटेवर। माहिन ने हाथ जलाया और वहां से निकल गई। पीछे जिहान बस कुड़कर रह गया। हाँ,
आई बड़ी, ये उसी मधुमक्खी की सोबत का असर है, वरना अल्लाह ने मुझ जैसे शरीफ इंसान की किस्मत में ऐसी बदजुबान लड़की थोड़ी लिखी होगी। जिहान खुद कलामी करते हुए बोला, खैर दफा करो, मैं क्यों अपना मूड खराब करूं? देखो जरा, शाम को पार्टी है और मैं यहाँ घूम रहा हूँ। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ डिपार्टमेंट से निकलता चला गया। जी, तो हम यहाँ करते हैं एपिसोड का एंड। और आज गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो आपको आवाज़ काफ़ी चेंज भी लगी होगी, तो इसलिए लॉन्ग एपिसोड भी नहीं दे पा रही हूँ मैं। तो कोशिश करूँगी जैसे थोड़ा ठीक हो जाएगा गला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।